नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बेदर्दी पिया कहानी का तीसरा भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले भाग का प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। राजवीर नासमझी से बोला, शेयर ट्रांसफ़र, वो भी अचानक, और किसके नाम पर, वह भी मुझे बिना बताए। एडवोकेट शुक्ला राजवीर की बातें सुनकर अपना चश्मा ठीक करते हुए कहते हैं, यह आपके दादाजी की कंपनी है और वह इसके चेयरमैन है, तो वह इस कंपनी के फैसले ले सकते हैं। इतना कहकर शुक्ला सामने रखा हुआ कॉफ़ी मग उठाता है और उनमें से एक घूंट पीते हुए आगे कहता है, और इसी के साथ आपके दादाजी की कुछ प्रॉपर्टी भी उन्होंने किसी के नाम कर दी है। यह सुनकर राजवीर और भी हैरान हो जाता है और हैरत भरी नज़रों से एडवोकेट शुक्ला की तरफ देखने लगता है। एडवोकेट शुक्ला राजवीर के रिएक्शन को देखकर कहते हैं, तुम्हें फाइल पढ़कर आपको बता दूं या आप खुद पढ़ लेंगे? एडवोकेट शुक्ला ने राजवीर की तरफ गौर से देखते हुए कहा, राजवीर आप ही पढ़ दीजिए। इतना कहकर वह एडवोकेट शुक्ला की तरफ देखने लगता है। एडवोकेट शुक्ला कॉफ़ी का मग टेबल पर रखते हुए और दूसरे हाथ से टेबल की दूसरी तरफ रखी हुई फाइल उठाते हैं और उसे खोलकर पढ़ना शुरू करते हैं। हम अशोक सिंह चौहान और अनुपमा सिंह चौहान हमारी कंपनी के 14% शेयर्स हमारी बहू नंदिनी राजवीर सिंह चौहान के नाम पर करते हैं और बाकी के 6% शेयर उनके होने वाले बच्चों के नाम कर रहेंगे। यह सुनकर राजवीर की आंखें बाहर आने वाली थी। उसका गुस्सा और भी बढ़ने लगा था। एडवोकेट शुक्ला आगे बढ़ते हैं, हमारे लंदन के कुछ फ्लैट साथी चौहान फार्मास्यूटिकल और चौहान सिटी हॉस्पिटल नंदिनी राजवीर चौहान के नाम करते हैं। फिर आगे के स्लॉट में कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिससे राजवीर चाह कर भी उसे झुठला नहीं सकता था। नंदिनी हमारी पोता बहू है। हमने जो कुछ भी उसके नाम किया है वह पूरे होशो हवास में किया है। अगर 6 महीने बाद हमारा पोता उसे तलाक लेता है तो उसके हाथ से राठौर इंडस्ट्रीज़ एंड ग्रुप के 60% शेयर जो कि उसके नाम पर है वह दान में चले जाएंगे। वहीं उनमें से नंदिनी को 30% शेयर मिलेंगे और तलाक के बाद हमारी आधी जायदाद राजवीर सिंह की तो नहीं रहेगी, नंदिनी चंदेल के नाम पर हो जाएगी और राजवीर को हमारी होटल चैन के साथ साथ प्रोडक्शन हाउस भी उसे मिलेगा और लंदन का बिजनेस भी राजवीर को ही मिलेगा। अगर राजवीर को यह सब चाहिए और चौहान इंडस्ट्रीज़ एंड ग्रुप के 60% शेयर चाहिए तो उसे नंदिनी के साथ 3 साल तक शादी निभानी होगी और इन 3 सालों बाद राजवीर नंदिनी से तलाक लेता है और इन 3 सालों में उन्हें कोई संतान होती है तो सारी प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम पर हो जाएगी और वह बच्चा या बच्ची नंदिनी के पास ही रहेगा। अगर नंदिनी राजवीर को तलाक देती है तो राजवीर के हाथ से कुछ भी नहीं जाएगा। बस शर्तों के मुताबिक नंदिनी को मैंने और मेरी पत्नी ने जो भी दिया है वह उसके नाम पर ही रहेगा। वह पूरे होशो हवास में किया है जो भी यहाँ लिखा है। अगर 6 महीने बाद हमारा पोता उसे तलाक लेता है तो उसके हाथ से राठौर इंडस्ट्रीज़ एंड ग्रुप के 60% शेयर जो कि उसके नाम पर है वह दान में चले जाएंगे। वहीं उसमें से नंदिनी को 30% शेयर मिलेंगे और तलाक के बाद हमारी आधी जायदाद राजवीर सिंह की तो नहीं रहेगी लेकिन नंदिनी चंदेल के नाम पर हो जाएगी और राजवीर को हमारी होटल चैन के साथ साथ प्रोडक्शन हाउस भी उसे मिलेगा और लंदन का बिजनेस भी राजवीर को ही मिलेगा। अगर राजवीर को यह सब चाहिए और चौहान इंडस्ट्रियल एंड ग्रुप के 60% शेयर चाहिए तो उसे नंदिनी के साथ 3 साल तक शादी निभानी होगी और इन 3 सालों बाद राजवीर नंदिनी से तलाक लेता है और इन 3 सालों में उन्हें कोई संतान होती है तो सारी प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम पर हो जाएगी और वह बच्चा या बच्ची नंदिनी के पास ही रहेगा। अगर नंदिनी राजवीर को तलाक देती है तो राजवीर के हाथ से कुछ भी नहीं जाएगा। बस शर्तों के मुताबिक नंदिनी को मैंने और मेरी पत्नी ने जो भी दिया है वह उसके नाम पर ही रहेगा। उसके आगे दादाजी और अनुपमा जी की सिग्नेचर थी। एडवोकेट शुक्ला ने जब फाइल पढ़ना बंद किया और राजवीर के चेहरे की तरफ देखा तो उन्हें थोड़ा सा डर लगने लगा। राजवीर की आंखें गुस्से से लाल थी, मानो उनमें खून उतर आया हो। राजवीर अपनी कड़क और कर्कश आवाज में कहता है,
यह कैसी बेहुदा शर्तें हैं जिनमें चारों तरफ से नुकसान मेरा ही है। मैं नहीं मानता दादाजी के फैसले को। जो मेरा है वह मेरा ही रहेगा। राजवीर ने गुस्से से एडवोकेट पर चिल्लाते हुए कहा। एडवोकेट शुक्ला राजवीर के गुस्से को देखकर थोड़ा डर जाते हैं, फिर भी वह अपने आप को संभालते हैं और अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहते हैं, गुस्से और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा मिस्टर चौहान। आपके दादाजी ने जो वसीयत बनाई है उसके मुताबिक अगर मिसेस नंदनी आपको तलाक दें तो आपके हाथ से कुछ नहीं जाएगा, और आपने उन्हें तलाक दे दिया तो शर्तों के मुताबिक आपके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। इतना कहकर एडवोकेट शुक्ला खड़े हो जाते हैं और राजवीर से जाने की इजाज़त मांगते हैं। मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो फाइल उठाकर बाहर चले जाते हैं। दोपहर का वक्त दोपहर के 1 बज रहा था। मुंबई मेडिकल इंस्टीट्यूट में शांति पसरी हुई थी जब लोग अपने अपने हॉल में लेक्चर अटेंड कर रहे थे, पर हॉल नंबर 3 में माहौल कुछ अनोखा था। हॉल नंबर 3 में मेडिकल स्टूडेंट आपस में मस्ती कर रहे थे। सबने सफ़ेद कोट पहना हुआ था और उनके गले में मंगलसूत्र समान आइडेंटिटी कार्ड लटक रहा था। स्टूडेंट आज की क्लास ना होने की वजह से बहुत खुश थे। कोई अपने बुक के पेज फाड़ कर उनके बॉल बनाकर एक दूसरे को मार रहा था, तो कोई बेंच पर कूद रहे थे और गले की टाई हवाओं में एक अच्छे गोल गोल घुमा रहे थे। नंदनी और आलिया सेकेंड रो के बीच में बैठे हुए थे। आलिया नंदनी की तरफ देखते हुए कहती है, चलो चलो माती, कैंटीन में जाकर कुछ खा कर आते हैं। वैसे ही तुम्हारी कथा सुनकर मेरा गुस्सा मेरी भूख पर हावी हो रहा है, और तुम जानती हो अगर मुझे भूख लग जाती है ना तो मैं जिंदा इंसान भी खा सकती हूँ। आलिया ने यह बात नंदिनी को हंसाने के लिए कही थी और उस बात का उस पर असर भी हुआ। नंदिनी ने मुस्कुरा दिया और कहा, ओ माय डियर फ्रेंड आलिया, तुम भूल रही हो कि तुम इंसानों को नहीं खा सकती क्योंकि तुम प्योर वेजिटेरियन हो। अकुंतला त्रिपाठी। नंदनी के मुंह से अकुंतला नाम सुनकर आलिया का गुस्सा उसकी आंखों में उतर आता है और वह खा जाने वाली नज़रों से नंदनी की तरफ देखते हुए कहती है, बस कर दी, मेरा नाम अकुंतला नहीं है। क्षमा, माई नेम इज़ आलिया त्रिपाठी, नॉट अकुंतला त्रिपाठी, माइंडेड। तुम्हारा नाम अकुंतला त्रिपाठी है। कितना अच्छा नाम है, क्यों छुपाती हो इस नाम को? भगवान ने तुम्हारा नाम सबसे अच्छा रखा है। नंदनी, बस मेरे घर वालों को मेरी परदादी का नाम ही मुझे रखना था, अकुंतला त्रिपाठी, और मुझे यह नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। गंदा साउंड करता है, जैसे कि मैं कोई महाराजाओं के काल की कोई दासी हूँ। आलिया ने उदास होते हुए और अपना चेहरा लटकाते हुए कहा, तो कुछ भी कर ले पर तेरा नाम तेरा पीछा तो नहीं छोड़ने वाला ना। नंदनी अपनी आंखें मटकाते हुए आलिया को उसके आइडेंटिटी कार्ड की तरफ इशारा करती है जिस पर साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ था, अकुंतला त्रिपाठी। आलिया रुआसी शकल बना लेती है और नंदनी की तरफ देखते हुए कहती है, क्यों हमेशा मेरे जले पर नमक छिड़कना होता है तुझे? भगवान ने तेरा नाम कितना अच्छा रखा है, नंदनी, और मैं हूँ जिसका नाम अकुंतला, जैसे कि किसी के घर में काम करने वाली बाई का नाम होता है। आलिया ने उदास होते हुए कहा, हमें लोग हमें नाम से नहीं हमारे काम से पहचानते हैं, और हम डॉक्टर बनने वाले हैं तो इसमें नाम की अहमियत नहीं काम की अहमियत लगती है। मनुष्य अपने नाम पर नहीं अपने कर्म पर खेल पाता है। नाम तो कोई भी कुछ भी रख देता है, पर काम तो हमारे कर्म पर आधारित होते हैं। नंदिनी ने आलिया को समझाते हुए कहा और अपना दायां हाथ आलिया के कंधे पर रख दिया। चल कैंटीन में कुछ खाते हैं। आलिया भी हाँ में सिर हिला देती है और दोनों बेस्ट फ्रेंड कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। मुंबई फिल्म सिटी थोड़ा जंगली इलाके में बसी हुई थी। वहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। तभी डायरेक्टर कहता है, कट कट। इतना कहकर डायरेक्टर ताली बजाते हुए फीमेल मेन लीड के पास चला जाता है। योर स्किन्स वर वेरी गुड, कीप डूइंग लाइक दिस। फीमेल मेल लीड बोलती है, थैंक यू सर फॉर द एनकरेजमेंट। डायरेक्टर हवस भरी नज़रों से उस फीमेल लीड की तरफ देखते हुए कहता है, तो बेबी आज रात का क्या प्लान है? फीमेल लीड उस डायरेक्टर के करीब जाते हुए और अपनी दोनों बाहें उस डायरेक्टर के गले में डालते हुए उसके बेहद करीब चली जाती है और उसके मुंह के करीब आकर अपनी सेडेक्टिव वॉइस में कहती है, मैं
थोड़ा बिजी हूँ डायरेक्टर। फिर वह अपने एक हाथ से डायरेक्टर के चेहरे पर उंगलियां फिराने लगती है और उससे अलग हो जाती है। डायरेक्टर भी उसे हवस भरी नज़रों से देख रहा था, पर जब से फीमेल लीड ने कहा कि वह बिजी है तो वह अपनी आंखें फेर लेता है और फीमेल लीड की तरफ अपनी एक आई विंक करते हुए कहता है, तो कल के लिए प्लान बनाते हैं फीमेल लीड, जैसा आप कहें। पीछे से उसकी फीमेल मैनेजर की आवाज़ आती है, समीरा मैम आपका पैकअप हो गया। समीरा अपनी फीमेल मैनेजर की तरफ देखते हुए बोली, हाँ डार्लिंग मेरा पैकअप हो गया है तो चलते हैं। इतना कहकर वह मैनेजर की तरफ बढ़ जाती है और उसके हाथ से एक एनर्जी ड्रिंक की बोतल लेती है और उसका ढक्कन खोलकर उसे पीने लगती है। समीरा जो कि आगे आगे चल रही थी और उसकी मैनेजर उसके पीछे। समीरा एनर्जी ड्रिंक पीते हुए कहती है, अब कौन सा सूट है मेरे लिए। मैनेजर के दूसरे हाथ में एक टैब था। मैनेजर उसमें समीरा का शेड्यूल चेक करते हुए कहती है, मैम आपका अगला फ़ोटोशूट 2 बजे है, तब तक आप अपनी वैनिटी वैन में रेस्ट कर सकती हैं। कुछ देर बाद हम एलिगेंस के ऑफिस जाएंगे, वहीं पर आपका सूट होगा। उनका कोई मेकअप प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और वह सूट इस बार आपसे करवाना चाहते हैं। समीरा, आई एम सो टायर्ड, प्लीज़ मुझे 1:30 बजे उठा देना, मैं वैनिटी में सोने जा रही हूँ। अगर राजवीर का कॉल आए तो बता देना मैं शूटिंग में बिजी हूँ। इतना कहकर सामने खड़ी हुई ब्लैक कलर की वैनिटी वैन खड़ी हुई थी। समीरा उसका दरवाज़ा खोलती है और उसके अंदर चली जाती है। असिस्टेंट वहीं बाहर खड़ी हो जाती है। वहीं मैनेजर समीरा को अंदर जाते देख उसे गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, साली कुतिया, कितनों को अपने पीछे घुमाएगी। पहले डायरेक्टर फिल्म का मेन लीड और राजवीर सिंह चौहान, इसे एक्टर नहीं कोठी वाली बन जाना चाहिए था। इतना कहकर वो अपनी कार की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ मुंबई मेडिकल इंस्टीट्यूट कैंटीन में, ये कैंटीन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। इंडिया की सबसे बड़ी मेडिकल इंस्टीट्यूट की कैंटीन इतनी अच्छी थी कि किसी 5 स्टार होटल को टक्कर दे सके। यहाँ पर सेफ देश विदेश से आते थे। यहाँ पर मुंबई में मिलने वाली सारी चीज़ें अवेलेबल थी, जैसे महाराष्ट्रियन फूड, चाइनीज़, थाई, इटालियन। भारत में जो जो मिलता था वह इस कैंटीन में मिल जाता था। नंदिनी और आलिया दोनों कैंटीन के डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। नंदिनी के हाथ में मेन्यू कार्ड था, वह दूसरे हाथ की अंगुलियों से टेबल बजा रही थी, टक 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 टक। फिर वह गुनगुनाने लगती है, ला 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 ला। फिर वह परेशान होकर आलिया की तरफ देखते हुए कहती है, यार आलू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या ऑर्डर करूं, तू भी कुछ बताना। आलिया उसके हाथ से मेन्यू कार्ड खींचते हुए कहती है, मुझे दे। इतना कहकर वह उसके हाथ से मेन्यू कार्ड खींच लेती है और गौर से मेन्यू कार्ड पढ़ने लगती है, जैसे कि कोई इम्पॉर्टेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ली हो। फिर कुछ देर बाद शरारती मुस्कान लाते हुए नंदिनी की तरफ देखते हुए कहती है, नंदू मैं सोच रही हूँ आज इटालियन फूड ऑर्डर करें। हर रोज़ छोले, कुलचे, समोसे, बटाटा बड़ा खाकर पक गई हूँ। आज कुछ अलग खाने का मूड है। तूने मुझे तेरी शादी पर बुलाया नहीं, इसलिए तू आज मुझे पार्टी देगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, तेरे लिए आज भंडारा ही बांट रही हूँ ना। मैं एक काम कर, पूरे कॉलेज को कह दे कि मेरी शादी हो चुकी है और यहाँ पर मैं अपनी शादी का भंडारा बांट रही हूँ। जो कुछ भी खाना है मेरी तरफ से फ्री है। इतना कहकर आलिया की तरफ खा जाने वाली नज़रों से नंदिनी देखने लगी और कड़क आवाज़ में बोली, और कुछ रह गया हो ना तो वो भी बता दी बिल चुकाने के लिए, क्योंकि मैं तेरी दोनों किडनी बेच दूँगी। अरे अरे नंदू, इतना भड़क क्यों रही है। मैंने तो बस इटालियन फूड खाने की बात की थी ना, और ना कि भंडारे की और मेरी किडनी बेचने की, आलिया ने मासूमियत से कहा। आग लगी तेरी इस मूड को। और बहना मैं कंगाल हूँ और तू इटालियन फूड की बात कर रही है, जो कि हमारे कैंटीन की सबसे महंगी डिश है। तुझे पता है ना, मैं खुद बड़ा पाव पर जीवन काट रही हूँ और मैडम को इटालियन फूड खाना है। नंदिनी फिर से गुस्सा करते हुए बोली। आलिया नंदिनी को मस्का लगाते हुए बोली, अरे बस इतनी सी बात। तुझे पता है ना, तेरी शादी इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर एंड मोस्ट हैंडसम रिचेस्ट पर्सन के साथ हुई है और तू 1500-1600 के लिए क्यों मच कर रही है। हे मेरी मंदबुद्धि आलिया, हम तुम्हें पहले भी बता चुके हैं, मेरी शादी उससे हुई है और वह शख्स मुझे पत्नी नहीं मानता और ना ही मैं उसके पैसों पर अपना अधिकार जमा सकती हूँ। तो तुझे मेरी इनकम पर खाना होगा।
जो मैं खिलाऊंगी वही खाना होगा। इतना कहकर वह वेटर को बुलाती है और कहती है 2 मिलस पाव लेकर आओ। वेटर उनका ऑर्डर लेकर चला जाता है। आलिया मिसल पाव ऑर्डर सुनकर नंदिनी की तरफ घूर कर देखने लगती है और कहती है पहले ही तय कर लिया था तो मुझे मेन्यू देखने के लिए क्यों कहा। बेचारी मेरी आंखों की रोशनी खर्च कर दी तुमने। नंदिनी उसकी बातों को अनसुना करती है और फिर दूसरे मुद्दे पर आते हुए कहती है जो है वह खा लो, बाद में मत कहना नंदिनी ने खिलाया नहीं। हाँ बता तू, अंकल की तबीयत कैसी है? मैंने पिछली बार सुना था कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और तूने यह बात मुझे बताई नहीं थी। नंदिनी ने आलिया की खबर लेते हुए कहा। वो तुम बिजी थी ना, और तुम्हारे घर पर भी इतने सारे टेंटे हो रखे थे, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं बताया। आलिया ने हकलाते हुए और मासूमियत से जवाब दिया। कैसे हैं अंकल? नंदिनी ने आलिया के पिता की खबर लेते हुए बोला। ठीक है नंदू, बस डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस लेने के लिए नहीं कहा है। अच्छा ठीक है, पर आगे से मुझे अंकल की हेल्थ के बारे में अपडेट करते रहना, और पैसों की ज़रूरत लगे तो मुझे बता देना। मेरे पास कुछ मेरी एफडी पड़ी है। अरे इसकी ज़रूरत नहीं है नंदिनी, वो पापा जिस कंपनी में काम करते हैं तो उनके यहाँ पर अपने वर्कर्स, उनके परिवार के लिए फ्री हेल्थ कार्ड है। उसकी वजह से पापा का बाईपास का ऑपरेशन फ्री में हो गया, वह भी मुंबई की सबसे बड़े हॉस्पिटल में। इतना कहकर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नंदिनी की तरफ देखने लगती है। नंदिनी बस इतना ही कहती है। कुछ देर बाद उनका ऑर्डर किया हुआ मिसल पाव आ जाता है और दोनों चाव से पाव का टुकड़ा तोड़कर मिसल को खाने लगते हैं, जिसके ऊपर फरसाद भी डाला गया था। वहीं दूसरी ओर चौहान मैंसन में दादाजी मतलब अशोक चौहान, दादी अनुपमा चौहान दोनों हॉल में बैठकर आपस में बात कर रहे थे। तभी घर का मुख्य दरवाज़ा खुलता है और राजवीर तमतमाते हुए अंदर आता है। राजवीर का चेहरा पूरी तरीके से लाल हुआ था, उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। अशोक जी और अनुपमा जी को मुख्य दरवाजे की खुलने की आवाज़ सुनती हैं तो वह दरवाजे की तरफ देखते हैं। वहाँ पर राजवीर गुस्से से कांप रहा था, उसका शरीर पूरे पसीने से लथपथ हुआ था। ऐसा हर बार होता है, अगर राजवीर को गुस्सा आता है तो उसे पसीना भी जोरों शोरों से आने लगता है। दोनों पति पत्नी समझ गए थे राजवीर किस बात से इतना गुस्सा है और किस बात से उसकी आंखों में इतनी नफरत झलक रही है, और वह उस बात को अनदेखा कर फिर से आपस में बात करने लगते हैं। राजवीर खुद को अनदेखा होते देख उसे गुस्सा आ जाता है और वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है, दादाजी, दादी माँ, आपने ऐसा क्यों किया? अनुपमा जी और अशोक जी दोनों सिर्फ उसकी बातों को अनदेखा कर अपनी ही बातों में लगे रहते हैं। राजवीर फिर से एक बार चिल्लाते हुए कहता है, दादाजी, दादी माँ, मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है या नहीं? आपने ऐसा क्यों किया? इस बार राजवीर की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। तभी वहाँ पर राजवीर की आवाज़ काटते हुए एक कर्कश और कड़क आवाज़ गूंजती है, चिल्लाओ मत राजवीर, हमें सुनाई दे रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। अशोक जी ने राजवीर की तरफ ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा। राजवीर गुस्से में फिर से चिल्लाते हुए बोलता है, तो सुनाई दे रहा है तो मुझे जवाब दीजिए। अशोक जी राजवीर की आंखों में नफरत देख सकते थे, इसलिए वह अपनी आंखों में भी गुस्सा लाते हुए कहते हैं, हम तुम्हें जवाब देना सही नहीं समझते। अनुपमा जी दोनों दादा पोती की लड़ाई में किसी पुतले के भांति वहां पर खड़ी हुई थी और उन दोनों की लड़ाई और बहस को देख रही थी। राजवीर चलते हुए अपने दादाजी के पास आने लगता है और अपने एक हाथ से अपने गले की टाई को ढीला करने लगता है। राजवीर को पसीना बहुत आ रहा था। पसीना आने का मतलब यही था कि राजवीर को गुस्सा उससे भी ज़्यादा आ रहा होगा। वो उन पर चिल्लाते हुए कहता है, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों आपने मेरा हिस्सा उस 2 करोड़ की लड़की को दिया? राजवीर ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा। वहीं दादाजी राजवीर के मुंह से नंदिनी के लिए फिर से अपशब्द सुन उन्हें भी गुस्सा हो आने लगता है और वो भी गुस्सा हो जाते हैं और जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, वो कोई 2 टके की लड़की नहीं है, चौहान खानदान की बहू है, और तुम जिसके लिए इतना गुस्सा कर रहे हो ना, वह मेरा फैसला था। मैंने ही मेरे 7% शेयर और तुम्हारी दादी के भी 7% शेयर नंदिनी के नाम किए हैं, पर यह पूछने वाले तुम होते कौन हो? मैं आपका पोता हूँ, किसी गैर के लिए आप मुझे ऐसे ठुकरा नहीं सकते। राजवीर ने दादाजी की आंखों में आंखें डाल कर कहा। राजवीर की आंखों में बगावत साफ साफ नजर आ रही थी। फिर वह अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहते हैं,
ओहो, तुम्हें याद आ गया कि तुम हमारे पोते हो, और किस हक से? मेरे ख्याल में तुमने कोई पोते वाला दायित्व नहीं निभाया है। और हाँ, फॉर एवर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं चौहान एम्पायर का मालिक हूँ, और मैं मेरी प्रॉपर्टी किसी के भी नाम कर सकता हूँ, चाहे वह हमारा हॉस्पिटल हो या चौहान फार्मास्यूटिकल। मेरी शर्तों पर तुम्हें चलना होगा। अगर नहीं चलना चाहते हो तो हो जाने दो तुम्हारी पत्नी के नाम सारी जायदाद, और तुम भी छूट जाओ इन रिश्तों के झंझट से। राजवीर उनकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, आप समझते क्या हो खुद को? पहले मैंने आपके कहने पर उस लड़की से शादी की, जिस लड़के से ना ही मैंने प्यार किया और ना ही मैं प्यार करता था और ना ही वह मेरे लायक थी। आपकी ज़बरदस्ती करने पर मैंने वह शादी की। फिर शादी के बाद आपने क्या नया शतरंज का खेल खेला, और उसमें शर्तें क्या थी? अगर मैंने उसे डाइवोर्स दिया तो सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी और बाकी के स्ट्रेस में चली जाएगी। मतलब मैं उसे डाइवोर्स नहीं दे सकता, वह मुझे दे सकती है। सारे हक आपने उसे दिए हैं ना? आपके लिए मैं कहीं एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता हूँ ना? राजवीर ने थोड़े गुस्से और थोड़े नरम लहजे में कहा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं राजवीर। हम तुम्हारे दादा और दादी हैं, हमारा इतना हक तो बनता है ना तुम पर। अगर तुमने कल वह वोची हरकत नहीं की होती ना, तो हमें यह ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। तुमने ही हमें मजबूर किया। शादी किसी और से और रात किसी और के साथ गुजारी। अपनी पत्नी को छोड़कर किसी रखैल के पास चले गए। जबान संभाल कर बात कीजिए दादाजी। आप जिसके बारे में कह रहे हैं ना, वह मेरा प्यार है, और मैं आपके मुंह से उसके लिए ऐसे लफ्ज़ में नहीं सुन सकता। राजवीर ने गुस्से और टेंस में आते हुए कहा। जमाल संभाल कर बात करो राजवीर, वह तुमसे बड़े हैं और तुम्हारे दादा हैं। अनुपमा जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। चिल्लाइए मत दादी माँ, पहले अपने पति को समझा दीजिए कि उन्होंने मेरे प्यार के बारे में क्या कहा। अगर आइंदा से उन्होंने ऐसे मेरे प्यार के बारे में कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बुरा कहा है उन्होंने? उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सच ही कहा है। अगर पैर की जूती सिर पर सजाने से वह ताज नहीं बन जाती, वह जूती ही रहती है। और रही बात तुम्हारे प्यार की, तो एक बात याद रखो, शादी हो चुकी है तुम्हारी, और शादी के बाद आदमी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है तो वह गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, उसे हमारी भाषा में रखैल ही कहा जाता है। वैसे भी वह एक एक्ट्रेस है ना, जाने कितनों के बिस्तर गर्म करती होगी। तभी राजवीर की जोर से चिल्लाने की और किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आती है। दादी माँ! राजवीर ने इतना कहकर अपना हाथ बाजू में लगे पिलर पर मारता है। पहले ही राजवीर का हाथ आज सुबह जख्मी हो चुका था। राजवीर ने उसे घायल हाथ से पंच मारा था, जिससे उसका हाथ का जख्म खुल गया था और उसके हाथ से खून बह रहा था। अनुपमा जी यह देखकर और भी हैरान हो जाती हैं कि राजवीर ने अपने गुस्से में खुद को ही 2 बार चोट पहुंचा दी थी, और राजवीर के हाथ से खून बहता देख उनके दिल में उसके लिए ममता जागने लगती है। जागे भी क्यों ना, उन्होंने अपने इस पोते को बेटे से बढ़कर प्यार दिया था, और आज उसने खुद को 2 बार चोट पहुंचा ली थी तो उन्हें दुख हो रहा था। तो वहीं राजवीर की इस हरकत से दादाजी का गुस्सा और भी बढ़ने लगा, और साथ में ही उनकी सांस फूलने लगती है, जिससे दादाजी के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलकने लगती है। अब उन्हें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। दादाजी एकदम से सोफे पर गिर जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगते हैं। अनुपमा जी का ध्यान टूटता है और उनकी नज़र अपने पति पर जाती है। राजवीर को अनदेखा कर अपने पति के पास जाती हैं। वह उनकी पीठ को सहलाते हुए कहती हैं, शांत हो जाइए, गुस्सा आपके शरीर के लिए हानिकारक है। जब राजवीर की नज़र अपने दादाजी पर जाती है तो एक पल के लिए उसका सारा गुस्सा मिट जाता है और वह आगे बढ़ने ही लगता है कि तभी वहाँ पर अनुपमा जी की आवाज़ आती है। नहीं राजवीर, आज जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है। वहीं रुको, तुम्हारे दादाजी को छूने की कोशिश भी मत करना। राजवीर वहीं रुक जाता है और बेबस नज़रों से अपने दादाजी की खराब हालत को देखने लगता है। तभी दादी जी जोर से चिल्लाते हुए कहती हैं, मोहन, हरिया, जल्दी आओ और इन्हें अब
अपने कमरे में लेकर जाओ, मैं तब तक डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। मोहन और हरिया दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और दादाजी को लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। दादी जी भी उनके पीछे पीछे चली जाती हैं। राजवीर वहीं अपनी घायल मुट्ठी को भींचते हुए उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसे ना ही अब दर्द हो रहा था, ना ही हाथ में कुछ महसूस हो रहा था। वो अपनी दोनों मुट्ठियाँ भींचते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से नंदिनी चंदेल, आज मेरे दादाजी और दादी माँ मुझसे अलग हो गए हैं। दुनिया में से सबसे ज़्यादा जिनसे प्यार करता था, तुमने उन्हीं को मुझसे छीन लिया। देखना, तुम खुद इस रिश्ते को तोड़कर चली जाओगी। मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम इस तड़प को ज़िंदगी भर याद रखोगी। तुम्हारी वजह से मैंने जो खोया है ना, तुम्हें उसका दुगना हर्जाना चुकाना होगा। फिर वह अपनी दोनों मुट्ठियाँ खोलता है, सामने की तरफ देखता है। राजवीर के घायल हाथ से अभी भी खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था और खून जमीन पर टप टप की आवाज़ से टपक रहा था। राजवीर का दाहिना हाथ लहलुहान हो गया था, पर राजवीर वैसा ही वहाँ पुतला बनकर खड़ा रहा और कुछ देर बाद अपने कमरे में चला गया। शाम का वक्त, शाम के तकरीबन 5 बज रहे थे। चौहान निवास के सामने एक वाइट कार रुकती है। उनमें से नंदिनी बाहर आती है और सीधा घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर प्रवेश करते ही नंदिनी को एक भयानक शांति का एहसास होता है और उसे दादा दादी कहीं दिखाई नहीं देते, इसलिए वह पहले अपने कमरे में जाती है। नंदिनी कमरे में पहुंचते ही उसे वहां पर राजवीर दिखाई देता है, जो कि अपने हाथ के जख्मों पर मरहम लगा रहा था, पट्टी बांधने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जब नंदिनी की नज़र राजवीर पर जाती है तो नंदिनी राजवीर पर का सारा गुस्सा एक पल में भूल जाती है और वह उसकी मदद करने के लिए अपना बैग जमीन पर फेंक देती है और दौड़कर राजवीर के पास चली जाती है। जब राजवीर को किसी चीज़ के गिरने का एहसास होता है तो वह दरवाजे की तरफ देखता है तो उसे वह नंदिनी अपनी तरफ आते हुए दिखती है। वो एक पल के लिए हैरान हो जाता है और कुछ समझ नहीं पाता, पर वह कुछ समझता। उससे पहले ही नंदिनी उसके पास आ चुकी थी और उसका जख्मी हाथ नंदिनी के मुलायम हाथों में था। नंदिनी चिंता करते हुए कहती है, हे भगवान, इतनी चोट कैसे लग गई आपको? राजवीर अचानक से नंदिनी की आवाज़ से हैरान हो जाता है और होश में आते हुए नंदिनी से कर्कश आवाज़ में कहता है, यह क्या कर रही हो तुम? नंदिनी राजवीर को बिना जवाब दिया आगे बोलती है, यह क्या कर लिया आपने मिस्टर चौहान? कितना गहरा जख्म आया है आपको? नंदिनी का कैरिंग नेचर देखकर एक पल के लिए राजवीर सारा गुस्सा भूल जाता है और एकटक नंदिनी को देखने ही लगता है। वहीं नंदिनी परेशान होती हुए राजवीर से बोलती है, यह इतना गहरा जख्म आपको लगा कैसे? राजवीर नंदिनी की आवाज़ सुनकर फिर से होश में आता है और गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। यह जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। नंदिनी राजवीर की बात सुनकर उसे गुस्से से देखते हुए बोली, हर बार गुस्सा करने से उस बात का हल नहीं निकलता मिस्टर राजवीर चौहान। और रही बात इस चोट की और मेरी वजह से लगने की, तो मैं सुबह से कॉलेज गई हुई थी, तो ये चोट मेरी वजह से लगी नहीं है। नंदिनी ने राजवीर को जवाब दिया, आपको गुस्सा ही करना है तो बाद में कर लीजिएगा, पहले मुझे इस हाथ और आपके जख्मों पर मलहम लगाने दीजिए। नंदिनी इतना कहकर वहाँ से एक डेटॉल की शीशी उठाती है और एक मुलायम रुई पर लगाती है और राजवीर का जख्म साफ करने लगती है। तभी राजवीर को दर्द होता है और उसके मुंह से आह निकल जाती है। फिर वह खुद को संभालता है। वहीं राजवीर के मुंह से आवाज़ सुनकर नंदिनी उसकी तरफ देखने लग जाती है। राजवीर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, जख्म भी खुद ही देती हो और मरहम भी खुद ही लगा रही हो, कैसे कर लेती हो इतना सब कुछ? नंदिनी राजवीर की बात सुनकर बोली, पहली बात, यह जख्म मैंने नहीं दिया, और रही मरहम लगाने की बात, तो 7 जन्मों के साथी हैं हम। आप माने या ना माने रिश्तों को, पर मैं मानती हूँ तो आपके जीवन में हर एक जख्म का मरहम मैं ही हूँ। रही बात कुछ करने या ना करने की, तो याद रखिए, जो कुछ भी कल रात आपने किया है वह मैं भूल ही नहीं पाई हूँ, ना ही कभी भूल सकती हूँ। एक इंसानियत के नाते ही मैंने आपकी मदद की है, ना कि पैसों के खातिर। और आपके मन में और दिमाग में यह भ्रम मत बिठा लीजिएगा कि मैंने पैसों के लिए आपसे शादी की है। इतना कह नंदिनी राजवीर के हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। पट्टी बांधने के बाद वहाँ से उठकर बाथरूम में चेंज करने के लिए चली जाती है। वहीं राजवीर उसे जाते हुए देख रहा था।
उसकी कही हुई बातें उसके दिमाग में चल रही थीं। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। नंदिनी दादाजी के कमरे में चली गई थी। उसे पता चला कि दादाजी की तबीयत खराब है, तो वह कपड़े बदल कर जल्दी से दादाजी के कमरे में आ गई थी। दादाजी बिस्तर पर लेटे हुए थे, वहीं दादी माँ उनके बाजू में बैठी हुई थी और वहीं नंदिनी उनके सामने बैठी हुई थी। नंदिनी उन दोनों की तरफ देख कर चिंतित स्वर में कहती है, ये कैसे हुआ दादाजी? अनुपमा जी नंदिनी से कहती हैं, कुछ नहीं बेटा, बस इनका गुस्सा। इतना कहकर बस चुप हो जाती हैं। नंदिनी दादी माँ को चुप होते देख उनसे बोलती है, कैसा गुस्सा दादी माँ? दादी माँ नंदिनी की बात सुनकर पहले अशोक जी की तरफ देखती हैं और फिर एक गहरी सांस, जो कुछ भी आज हुआ सब नंदिनी को बता देती हैं। जैसे जैसे दादी माँ नंदिनी को बताए जा रही थी, वैसे वैसे नंदिनी के चेहरे के भाव बदल रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, उसकी पीठ पीछे इतना कुछ हो गया। फिर दादी माँ रुकती हैं और दादाजी की तरफ देखती हैं। नंदिनी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलती है, यह क्या कर दिया आप दोनों ने? आपको पता है ना, वह पहले से ही वो इतना गुस्से में रहते हैं और आपकी इस हरकत ने उनके गुस्से पर घी का काम किया है। मुझे इन सब में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है दादी माँ। मैं नहीं चाहती कि वह बेवजह गुस्सा करें और मेरी वजह से दादाजी की तबीयत खराब हो। उन्हें जो कहना है कहने दीजिए ना। ना ही मैं उनकी बातों का बुरा मानती हूँ और ना ही कभी मान सकती हूँ। वैसे भी वह आपके पोते हैं और उनका इतना हक तो बनता है ना। दोनों पति पत्नी नंदिनी की बातें सुन रहे थे और उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी बीच में दादाजी खांसते हुए बोलते हैं, ओहो ओहो, तुम यह क्या कह रही हो बेटा? तुम्हारा भी हम पर उतना ही हक है जितना राजवीर का है, और कंपनी का चेयरमैन मैं हूँ, तो मैं किसी के नाम भी कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कहकर दादाजी नंदिनी की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगते हैं। नंदिनी उनकी तरफ देखते हुए बोली, आगे कहती है, नहीं दादाजी, जो मेरा नहीं है मैं उसे नहीं ले सकती। वह तो मुझसे नफरत भी नहीं करते और उनके मन में एक गलतफहमी पहले ही बैठ चुकी है कि मैंने उनसे पैसों के लिए शादी की है, और आपकी इस हरकत ने मेरे प्रति उनके मन में बस गुस्सा भरने का काम किया है। और मैं नहीं चाहती कि बेवजह वह मेरे स्वाभिमान को ललकारें। फिर वह उन दोनों की तरफ देखते हुए कहती है, उन्हें आपकी बहुत चिंता है। उन्होंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। अगर वह मिलने आए तो उनसे मिल लीजिएगा, शायद वह पछता रहे हैं। यह सब कहकर नंदिनी ने दादा और दादी जी की तरफ देखते हुए कहा। दादी माँ नंदिनी की तरफ देखते हुए आगे बोलती हैं, हम मिलना तो चाहते हैं बेटा उससे, और वह तुम्हारे खिलाफ जो शब्द इस्तेमाल करता है, हमें उनसे दिक्कत है। हम नहीं चाहते कि हमारे घर की बहू का अपमान उसके ही पति के हाथों हो, और ना ही यह मेरे संस्कार हैं। नंदिनी दादी जी की बात सुनकर उसके चेहरे के भाव थोड़े नरम हो जाते हैं और वह दादी जी से कहती है, दादी माँ आप समझने की कोशिश करिए। आपने यह शादी उनकी मर्जी के खिलाफ की है, और मैं नहीं चाहती कि ज़बरदस्ती वह इस रिश्ते को अपनाएं। और वैसे भी रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं निभाए जाते, उन्हें दिल से निभाना पड़ता है और उन्हें जतन भी करना पड़ता है। वैसे भी वह किसी और से प्यार करते हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं उन्हें ज़बरदस्ती मेरे करीब लाने की कोशिश करूं। इतना कहकर नंदिनी थोड़ी शांत होती है। एक पल बाद कहती है, अभी तो उनके साथ गलत किया है, वह भी तो किसी और से प्यार, आप भी तो उनके साथ गलत किया है ना, वह भी तो किसी और से प्यार करते थे ना। अनुपमा जी नंदिनी की बात सुनकर बोलती है, नहीं बेटा, राजवीर कभी ऐसी लड़की से प्यार कर ही नहीं सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राजवीर के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि 1 साल पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पर अचानक से ही वह उस एक्ट्रेस के प्यार में गिर गया और सबके साथ ऐसा बर्ताव करने लगा। इतना कहकर अनुपमा जी शांत हो जाती हैं। अशोक जी भी उनकी हामी मिलाते हैं। उन दोनों की बात सुनकर नंदिनी के चेहरे के एक्सप्रेशन अलग हो जाते हैं और वह कुछ सोचते हुए बोलती है, नहीं दादी माँ, प्यार कहकर नहीं होता है, वह किसी से भी कहाँ भी अचानक ही हो जाता है और कहीं भी हो जाता है। बस फ़र्क इतना है, किसी को प्यार सामने देखकर इंसान पर हो जाता है, या फ़ोटो में देखने वाले किसी शख्स से प्यार होता है। यह कहाँ हो जाए और किससे हो जाए किसी को नहीं पता। बस प्यार वालों में फ़र्क इतना है, किसी का प्यार मुकम्मल होता है तो किसी का अधूरा रह जाता है। इतना कहकर नंदिनी अपनी आंखें बंद कर लेती है।
अपनी आंखें बंद कर लेती है और राजवीर को महसूस करने लगती है। कुछ देर बाद शांत रहकर वह अशोक जी अनुपमा जी की तरफ देखते हुए बोलती है, आप खाना खा लीजिएगा, मैं उन्हें भेजती हूँ आपके पास और उन्हें भी खिला दीजिएगा। इतना कहकर वहाँ से उठ जाती है और कमरे से बाहर चली जाती है। अशोक जी अनुपमा जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, इतनी सी उम्र में भी कितनी समझदार है, इसमें कैसे चंद शब्दों में इसने बातें घुमा दी। काश राजवीर भी इसके जैसे समझदार होता। नंदिनी सही कहा, राजवीर को समय लगेगा समझने में और हम इसके आगे राजवीर को कभी फोर्स नहीं करेंगे इस रिश्ते को अपनाने के लिए। अगर उसका मन होगा तो वह इस रिश्ते को मानेगा, नहीं तो हम इतना कहकर दादाजी शांत हो जाते हैं और अनुपमा जी भी उन्हें कुछ नहीं कहती। वहीं दूसरी तरफ राजवीर के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और नंदिनी अंदर प्रवेश करती है। राजवीर भी स्टडी रूम से बाहर आ गया था कुछ फाइल्स लेने के लिए। जब वह नंदिनी को आते हुए देखता है तो एक पल के लिए देखता ही रह जाता है, क्योंकि नंदिनी लगी इतनी खूबसूरत लग रही थी। फिर उसे होश आता है और वह नंदिनी की तरफ फिर से गुस्से भरी नज़रों से देखने लगता है। नंदिनी को अब उसकी नज़रों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो अंदर आती है और राजवीर के पास आ जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है और नज़रें झुकाकर अपनी आंखों की कनखियों से उसे देखती है और धीरे से बोलती है, मिस्टर चौहान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर वह आंखें बंद कर लेती है और राजवीर के जवाब का इंतजार करने लगती है। राजवीर नंदिनी की बातें सुनकर उसकी तरफ पहले गुस्से से देखता है, फिर अपने चेहरे पर नर्म भाव लाते हुए बस जवाब देता है। नंदिनी उसकी आवाज़ सुनकर अपनी नज़रें उठाकर राजवीर की तरफ देखती है। राजवीर उसकी तरफ देखते हुए कड़क आवाज़ में कहता है, जो भी कहना है जल्दी कहो, मेरे पास टाइम नहीं है। जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ना ही मैं इन सब के बारे में जानती थी और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में कलेश हो, नंदिनी ने एकदम से कहा। राजवीर कन्फ्यूज़न वाले भाव लाते हुए कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? नंदिनी डरी सहमी आवाज़ में कहती है, आज प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र और शेयर ट्रांसफ़र जो हुए हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। राजवीर नंदिनी के मुंह से यह सुनकर अपनी एक भौं उठाकर नंदिनी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे पता था तुम यही कहने वाली थी, यही तो मासूमियत का नाटक करने वाली थी जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं तो जानता हूँ तुम्हारा मन कैसा है और वैसे भी तुमने मेरे परिवार को मेरे खिलाफ कर ही दिया है। अगर यह जायदाद भी चली गई तो मुझे कोई परवाह नहीं। एक मिनट, आप जो सोच रहे हैं उसे विराम लगाइए। मुझे ये बातें पहले से नहीं पता थी, मुझे बस अभी अभी दादा दादी ने बताया। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो मुझे आपकी प्रॉपर्टी में से 1 रुपया नहीं चाहिए, ना ही मैं लेना चाहती हूँ, नंदिनी ने आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। नंदिनी की आवाज़ ऊंची करते ही राजवीर की आंखों में फिर से गुस्सा पनपने लगता है और वह ठंडी आंखों से नंदिनी की तरफ घूर कर देखते हुए बोलता है, यह भोलेपन, यह झूठा स्वाभिमान वाला नाटक मेरे पास मत करो। मुझे तुम्हारी एक्टिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जो भी कहना है साफ साफ कहो, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है तुम्हारी बेफजूल की बातें सुनने का। नंदिनी एक गहरी सांस लेती है और राजवीर की तरफ देखते हुए बोलती है, ठीक है, मैं मुद्दे पर आते हुए कहती हूँ, अगर दादाजी की शर्तों के मुताबिक मैंने आपको तलाक दिया तो आपको सारी प्रॉपर्टीज मिल सकती है, बस जो दादाजी ने मेरे नाम पर किया है वह आपको नहीं मिल सकती। सही है ना? नंदिनी ने राजवीर की तरफ देखते हुए कहा। राजवीर नंदिनी की तरफ घूर कर देखता है और रूड अंदाज में कहता है, हाँ यह सही है, पर यह तुम मुझे क्यों बता रही हो? नंदिनी राजवीर की तरफ देखती है और एक पल के लिए शांत हो जाती है और फिर एक गहरी सांस लेती है और बोलती है, मैं आपको डाइवोर्स देना चाहती हूँ। नंदिनी के मुंह से यह शब्द सुनकर राजवीर हैरानी से नंदिनी की तरफ देखने लगता है और फिर एक बार और विश्वास से नंदिनी से कहता है, क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। तो दोस्तों, आगे इन दोनों के रिश्ते में क्या नया मोड़ आने वाला है, यह जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।